हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक टोटली नया सब्जेक्ट जो कि हमारा है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ना, हमें काफ़ी हार्ड लगता है। इसका कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आता है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इससे जो आते हैं हम इसको ठीक से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक रहेगा, ये जो लेक्चर रहेगा हमारा, इसका नाम है मास्टरिंग स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। अगर आप इसमें नूब हैं, अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आता है स्ट्रक्चर जो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, पढ़ते क्यों है, क्या है, कौन से बुक से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, तो मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा हर एक चीज़। यहाँ पर आप बने रहिए। अगर आपको यहाँ पर PDF चाहिए इस लेक्चर का, तो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा इस चैनल में, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। हमारा ये स्ट्रक्चरल जियोलॉजी जो है, ये हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा हर साल देखा गया है, चाहे वो नेट एग्ज़ाम हो या वो गेट एग्ज़ाम हो, हमारा हर साल थ्योरेटिकल से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन से हमारा हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वही अगर न्यूमेरिकल का बात किया जाए तो न्यूमेरिकल में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन हमारा हर साल नेट या गेट में इससे पूछा जाता है मिनिमम। ठीक है, तो कितना हो गया? ऑलमोस्ट गेट के हिसाब से देखें तो 10 मार्क, और ये मतलब 7-8 मार्क तो ऑलमोस्ट हो ही जाता है। और हमारा फिर अगर नेट के हिसाब से देखें तो उसमें तो ऑलमोस्ट 15-20 मार्क, 30 मार्क ऐसे भाग जाता है। ठीक है, तो हमारा ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे पूरा जर्नी में हम इसको कौन कौन से बुक फॉलो करेंगे? हम 2 बुक ही फॉलो करेंगे मेनली, हाकन फोर्शन और MP बिलिंग्स। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, और मेरे कुछ नोट्स हैं, पर्सनल नोट्स या कुछ भी हैं, कहीं भी इधर उधर से हैं, मैं आपको अच्छे तरीके से उसमें से पढ़ाऊँगा। ओके, व्हाट इज स्ट्रक्चरल जियोलॉजी? स्ट्रक्चरल जियोलॉजी आखिर होते क्या हैं, ये पढ़ते किस लिए हैं हम? तो आखिर ये होता क्या है? ये होता है स्टडी ऑफ डिफॉर्म्ड रॉक्स। इसमें हम डिफॉर्म रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। आखिर ये डिफॉर्म होता क्या है? जैसे हमारा एक रॉक का नेचुरल शेप ये था, लेकिन अभी वो इस तरीके से डिफॉर्म होने के बाद वो इस तरीके से इसका शेप हो गया है। तो वही जो ये नेचुरल शेप से जो ये शेप में आया, इसको ही हम बोलते हैं डिफॉर्म हो जाना। ठीक है, तो हमारा ये डिफॉर्म होता कैसे है और किस लिए होता है और कब होता है, हम इसको भी जानते हैं कि हाउ एंड व्हेन आवर मतलब डिफॉर्म रॉक्स हैपन। तो जैसे हमारा जानते हैं सेडिमेंट्री रॉक हो गया, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये तीनों रॉक हमारे से फॉर्म हुए। तो अभी अगर ये तीनों रॉक में कहीं पर भी अगर टेक्टोनिक एक्टिविटी होते हैं, अभी टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होता है? तो देखिए, टेक्टोनिक एक्टिविटी होता है ऐसे प्लेट आपस में आकर टकरा गए, ठीक है, कन्वर्ज कर गए, डाइवर्ज कर गए, ठीक है, इस तरीके से हो गए। और फिर हमारा नहीं हुआ तो टेक्टोनिक प्लेट में मतलब जैसे अर्थक्वेक आ गया, तो इस तरीके से हमारे जो भी चेंजेस होते हैं, तो इसके वजह से हमारा सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक रॉक में हमारा ये रॉक, इनका जो रॉक होता है ये डिफॉर्म हो जाते हैं, मतलब ये जो शेप जो होते हैं चेंज हो जाते हैं। किस वजह से? हमारा टेक्टोनिक एक्टिविटी के वजह से हमारा सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक रॉक जो पहले नॉर्मल थे, अभी वो डिफॉर्म हो गए हैं। तो वही उनका ही डिफॉर्म किस तरीके से हुआ, उसी के बारे में हम इसमें पढ़ाई करते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में। ओके, तो हमारे ये डिफॉर्म जब होता है तो कहाँ पर होता है? तो डिफॉर्मेशन हमारा होता है रॉक के अंदर। ठीक है, तो रॉक के अंदर हमारा डिफॉर्मेशन हो रहा है, और इस दौरान हमारा रॉक जो होता है कुछ अमाउंट का स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन ये गेन कर लेता है। अब ये स्ट्रेन क्या होता है आप सोच रहे होंगे। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या होता है? शेप, साइज या किसी भी चीज़ में चेंजेस आना। एक रॉक है, इसका शेप चेंज हो गया, इसका साइज चेंज हो गया, किसके वजह से? क्योंकि उसमें एक अप्लाइड फोर्स पड़ा। ठीक है, बाहर से हमारा एक अप्लाइड फोर्स पड़ा, वो रॉक हमारा डिफॉर्म हुआ, उसके वजह से शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, तो उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेन। समझ में आ गया? नाउ हमारा ये जो है इम्पोर्टेंस, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी इतना पढ़ना ही इम्पोर्टेंस क्यों है? क्यों हमारे कौन सी फील्ड में इसका दरकार पड़ता है, क्या दरकार पड़ता है, तो इसके बारे में भी हम जानते हैं। देखिए, हमारा स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में मेनली हम 3 टाइप का रॉक पढ़ते हैं, और उसका किस तरीके से डिफॉर्म हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर जो है किस तरीके से डिफॉर्म हो रहा है। तो वो कौन कौन सा रॉक है? हमारा इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो इसका हम डिफॉर्म स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, किस तरीके से ये डिफॉर्म हो रहे हैं। समझ गए अभी तक? ओके, नाउ इसमें जो होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा रहता है सेडिमेंट्री जियोलॉजी। तो हमारा स्ट्रक्चर जियोलॉजी और सेडिमेंट्री जियोलॉजी दोनों को ही हमारा लिंक करके पढ़ना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो ये सेडिमेंट्री जियोलॉजी होता क्या है? जैसे ही हमारा एक स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर एक सपोज यहाँ पर ही फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर फॉर्म होने के दौरान द स्ट्रक्चर फॉर्म
ड्यूरिंग एंड आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, हम उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री जूलॉजी बोलते हैं। और इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में स्टडी करते हैं। अभी तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे क्या है क्या नहीं है। तो हमारा ये स्ट्रक्चरल जूलॉजी इतना पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये देखा गया है कि कोई भी अगर बेसिन हो तो बेसिन क्या होता है, एक लो लाइंग एरिया होता है। ठीक है, सपोज इस तरीके से यहाँ पर हो गया तो ये बेसिन हो गया। तो बेसिन क्या है, एक लो लाइंग एरिया है। ठीक है, क्या है, एक लो लाइंग एरिया है जिसमें क्या होता है, हमारा जो सेडिमेंट है ना वो डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, सेडिमेंट जो है डिपॉजिट होने के बाद हमारा ये रॉक जो है टाइम के साथ ये हार्ड हो जाता है। अब ये हार्ड होने के बाद क्या होता है, ये सेडिमेंट्री रॉक में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली हमारा देखा गया है कि ऑलमोस्ट हर तरह का हाइड्रोकार्बन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम हाइड्रोलॉजिस्ट क्या मतलब सॉरी जियोलॉजिस्ट क्या करेंगे, तो उसका मेनली हमारा ही काम होता है हाइड्रोकार्बन, तेल और सब निकालो ये भाई सब वो सब, तो वही सब हमारा काम होता है। तो हाइड्रोकार्बन यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं, कहाँ पर, हमारा सेडिमेंट्री रॉक में। इसलिए हमारा सेडिमेंट्री रॉक और स्ट्रक्चरल जियोलॉजी को एक साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है और हमारा यही हमें मेनली काम करते हैं। ठीक है, और जैसे कि हम जानते हैं हमारा ये सेडिमेंट्री जियोलॉजी जो है मतलब सेडिमेंट्री रॉक जो है ये टाइम टू टाइम हमारा डिफॉर्म मतलब चेंज होते रहते हैं। तो हमारा कैसे होंगे क्या होंगे उसको अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए हम इसको स्ट्रक्चरल जियोलॉजी पढ़ते हैं। तो इन डेट लो लाइंग एरिया, इसमें हमारा क्या होता है, हमारा टाइम के साथ सेडिमेंट का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है और फिर लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम में अगर हम देखें तो यहाँ जो सेडिमेंट डिपॉजिट हुए वो हमारे क्या होते हैं, रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे। रॉक में कन्वर्ट होंगे, फिर हमारा क्या होगा, टेक्टोनिक एक्टिविटी के दौरान उस क्या होगा, रॉक फिर हमारा ये जो है डिफॉर्म हो जाएगा। समझ में आया क्या बोला मैं? एक बेसिन था, अच्छे से सुनिए, एक बेसिन था, बेसिन में हमारा सेडिमेंट डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ। सेडिमेंट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया, फिर लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम में ये जो सेडिमेंट है हमारा ये हार्ड हो गया। अब हार्ड हो गया तो क्या हो गया, ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक में तब्दील हो गया। तब ये नॉर्मल है, समझो पूरा अच्छा तरीके से एक सेडिमेंट्री रॉक डेवलप हुआ है। फिर हमारा टेक्टोनिक एक्टिविटी हुआ, मतलब एक अप्लाइड फोर्स बाहर से कुछ पड़ा, उस दौरान हमारा क्या हुआ, ये जो रॉक था इसमें ये रॉक जो डिफॉर्म हो गया। डिफॉर्म मतलब इसका शेप साइज कुछ चेंज हो गया अप्लाइड फोर्स पड़ने की वजह से। तो ये जब टेक्टोनिक एक्टिविटीज के दौरान ये जो डिफॉर्म होते हैं तो रॉक में ये दो तरीके से हमारा मेनली डिफॉर्मेशन देखा जाता है। पहला हमारा कौन सा हो गया, एक होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और हमारा एक डक्टाइल डिफॉर्मेशन। ठीक है, डक्टाइल डिफॉर्मेशन। तो अगर हमारा रॉक डक्टाइल डिफॉर्मेशन से होता है तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हमारा देखिए बोला ना इसमें क्या हो रहा है, टेक्टोनिक एक्टिविटी के वजह से हमारा रॉक जो है दो तरीके से डिफॉर्म हो रहा है। पहला है प्लास्टिक और दूसरा है डक्टाइल। अगर हमारा रॉक जो है डक्टाइल डिफॉर्मेशन से होता है, डक्टाइल डिफॉर्मेशन से, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रॉक हमारा फोल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो फोल्ड हो जाएगा, मतलब इस तरीके से हो जाएगा, फोल्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारा अगर वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या फिर ब्रिटल डिफॉर्मेशन, जैसे हम बोलें प्लास्टिक और ब्रिटल डिफॉर्मेशन की वजह से हमारा अगर होता है तो हमारा वो जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा उसमें क्या हो जाएगा, फॉल्ट प्रेजेंट हो जाएंगे, मतलब फॉल्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो आप समझ गए। तो अभी हम देखते हैं कि ये फॉल्ट, फोल्ड, ऐसे बहुत सारे जो स्ट्रक्चर हैं ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको पढ़ना अब क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसका बोला जाता है कि बिकॉज ऑलमोस्ट, देखिए बिकॉज ऑलमोस्ट 80 to 85%, ठीक है, लगभग 80 to 85% जितने भी हाइड्रोकार्बन हमारा प्रेजेंट है ना, ये इसी टाइप के स्ट्रक्चर में हमें मेनली देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा, फोल्ड हो गया, फॉल्ट हो गया, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में मेनली हमारा 80 to 85% हाइड्रोकार्बन जो है देखने को हमें मिल जाता है। जैसे एग्जांपल में तौर पर अगर बोला जाए तो बॉम्बे ऑफशोर का आप देख लीजिए, बॉम्बे ऑफशोर, ठीक है, वहाँ पर ही मेनली हमारा जो है क्या है, एंटी मतलब फोल्ड स्ट्रक्चर मेनली हमें देखने को मिला है। तो वहाँ पर जो है हमारा हाइड्रोकार्बन काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, सो तो समझ गए ना किस तरीके से हो रहा है। तो मैं क्या बोला, बॉम्बे ऑफशोर में किस तरीका फोल्ड स्ट्रक्चर में मेनली हमारा प्रेजेंट रह रहा है। तो फोल्ड स्ट्रक्चर में कहाँ पर मेनली ये प्रेजेंट रहेंगे, ये एंटीक्लाइन है, तो एंटीक्लाइन का जो कोर होता है ना, यहाँ पर हमारा मेनली जो है प्रेजेंट रहता है। तो ये होते कैसे, यहाँ पर कैसे आएंगे हमारा,
तो ये जो बेसिन्स मेनली हमारा होते हैं, तो बेसिन्स जो हो गया हमारा, यहाँ पर सपोज बेसिन्स है, तो बेसिन्स में जब हमारा क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो इसमें प्रेजेंट रहेंगे। अब ऑर्गेनिज्म टाइम टू टाइम क्या होगा, ये डीके होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमारा इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगा, फिर हमारा ये जो होगा प्रेशर के कारण ये फिर हमारा तेल में कन्वर्ट होना, मतलब हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो होता है इस तरीके से फिर धीरे धीरे माइग्रेट कर कर के क्या होता है ना, ये फोर्थ स्ट्रक्चर जो हो गया, फिर इससे आगे ये जा नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर जो है हमारा जो है तेल जो है स्टोर हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चरल जियोलॉजी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी इंडस्ट्री के लिए, हमारा पेट्रोलियम निकालना हो गया, इस तरीके से हाइड्रोकार्बन जो भी निकालना हुआ, तो ऐसे इंडस्ट्री के लिए हमारा स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप। नाउ हमारा देखिए, अभी स्ट्रक्चरल जियोलॉजी और अगर इंजीनियर लोगों का बात किया जाए तो हमारा स्ट्रक्चरल जियोलॉजी इतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी की अगर बात किया जाए तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में देखिए हम क्या पढ़ते हैं, तो हमारा ये जो एक रॉक है, ठीक है, ये एक रॉक है, तो अभी ये जो है डिफॉर्म हुआ, इस तरीके से डिफॉर्म हो गया, समझ जाइए। तो हमारे इंजीनियर साहब क्या करेंगे, ये जो रॉक है अभी ये स्ट्रक्चर, अभी प्रेजेंट का ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उनको इसमें तब्दील करना है, इसको उनको रॉक जो है इस तरीके से यहाँ पर ही करना है। तो अपना इंजीनियरिंग जियोलॉजी अपना जो पढ़ाई किए होंगे तो उस तरीके से इंजीनियर लोग इसका काम करेंगे। लेकिन हमारा क्या काम होता है, जैसे ये हो गया हमारा प्रेजेंट में हम इसको अभी ऐसा रॉक देख रहे हैं, तो हमारा बताना पड़ता है कि ये जो पास्ट में किस तरीके से हमारा ये रॉक प्रेजेंट था, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इस तरीके से हमारा ये मेनली काम करता है। और अगर अभी देखें तो हमारा व्हेनेवर वी अप्रोच, जब भी हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी को अप्रोच करते हैं, उसके बारे में पढ़ने जाते हैं, तो पहले उसके बारे में क्या देखेंगे हम कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो उसका ऑब्जर्वेशन के लिए, फॉर ऑब्जर्वेशन हमें क्या दरकार पड़ेगा, स्ट्रक्चरल डाटा का दरकार पड़ेगा। ऑब्वियसली कोई भी एक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो उसके बारे में अगर हम डाटा मौजूद नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे, तो स्ट्रक्चरल डाटा हमारे लिए दरकार रहेगा। तो हमारा वो डाटा जो होता है अलग अलग टाइप के होते हैं डाटा। सबसे पहले डाटा हमारा हो गया फील्ड डाटा, फिर रिमोट सेंसिंग डाटा, सैटेलाइट डाटा। ऐसे बहुत सारी जगह से, चाहे वो फील्ड हो, रिमोट सेंसिंग हो, सैटेलाइट से हो, अलग अलग तरीके से हम डाटा वहाँ से कलेक्ट करते हैं। तो उसी को जो डाटा कलेक्शन है उसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल डाटा। तो फील्ड में अगर आप जाएंगे तो कैसे करते हैं, ब्रुंडन के पास ले जाएंगे, भाई साहब वो स्ट्रक्चर का हमारा डीप कितना है, स्ट्राइक कितना है, ये कितना है, फलाना कितना है, ढिमकाना कितना है, वही सब हम देखते हैं मेनली। तो फील्ड डाटा में हम क्या डीप और स्ट्राइक देखेंगे। रिमोट सेंसिंग में अलग काम है भाई, सैटेलाइट का अलग काम है। तो अभी हमारा आता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस और एस्पेक्ट्स। तो देखिए स्ट्रक्चरल एनालिसिस फिर एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रोसेस होते हैं, जैसे कि हमारा फोल्ड हो गया, फॉल्ट हो गया, इनको लगभग हज़ारों मिलियन साल लग जाता है हमारा वो स्ट्रक्चर में ये होने के लिए। तो पहले तो फोल्ड नहीं होगा ना, जिस तरीके से भी होगा इस तरीके से सब कुछ स्ट्रक्चर था, अभी हमारा वो फोल्ड में अगर कन्वर्ट हुआ तो एक ही दिन तो एक ही रात में नहीं हो गया, उसको लगभग मिलियन और मिलियन से लगे हैं। तो हमारा इसलिए मोस्ट स्ट्रक्चरल डाटा जो होते हैं ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग डिफॉर्मेशन हिस्ट्री। तो ये जो हो गए हमारा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल, किस तरीके से हमारा लॉन्ग डिफॉर्मेशन में किस तरीके से चेंजेस हुआ है हमारा वो पूरे अच्छे तरीके से बताएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग डिफॉर्मेशन हिस्ट्री हमारा एक स्ट्रक्चरल डाटा बताता है। सो टू डू डैट हम क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं डाटा को मेनली किससे, 3 मेन एस्पेक्ट होते हैं, ज्योमेट्रिक, स्ट्रेन और काइनेमेटिक, फिर डायनेमिक और टेक्टोनिक जो होता है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। और जितने भी हमारा और भी फील्ड हो जाते हैं, एलिमेंट्स हो जाते हैं, उनका सबका कॉम्बिनेशन होता है। तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं टेक्टोनिक, हमारे लिए मेनली इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिक, स्ट्रेन और काइनेमेटिक और हमारा डायनेमिक। ओके, सो अगर देखा जाए व्हाट आर द एस्पेक्ट्स और ब्रांचेस ऑफ स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, अगर देखें तो क्या होता है, तो पहले सबसे पहले देखते हैं डायनेमिक एस्पेक्ट। तो डायनेमिक एस्पेक्ट में हम क्या स्टडी करते हैं, तो इसमें स्टडी करते हैं किस टाइप का फोर्स हमारा इनिशियल, एक रॉक का इनिशियल कंडीशन में किस टाइप का फोर्स यहाँ पर इसको लगा था, तो उसके वजह से हमारा ये जो है रॉक जो है अभी फाइनल प्रोडक्ट में इस तरीके से कन्वर्ट हुआ। तो कौन सा फोर्स हमारा लगा था, तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये डायनेमिक एस्पेक्ट में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फोर्सेस डेट कॉज द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर स्ट्रेन और काइनेमेटिक एनालिसिस, इसमें क्या होता है, स्ट्रेन और काइनेमेटिक एनालिसिस जो होता है ये स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन मेनली हमारा होता है। तो जैसे देखिए, जैसे हमारे इसमें क्या हुआ, इसमें कौन सा फोर्स पड़ा तो इसमें कन्वर्ट हो गया। तो जिससे फोर्स पड़ेगा आफ्टर द फोर्स इज अप्लाइड, तो हमारा वो जो स्ट्रक्चर होगा किस तरीके से डिफॉर्म होगा, हमारा किस तरीके से डिफॉर्म हुआ और उसमें स्ट्रेन वहाँ पर ही कैसा लगा, तो उसके बारे में यहाँ पर हम स्टडी करते हैं।
After the force is applied in the structure, then the structure will deform and strain is applied to it. ओके फाइन। तो हमारा जो स्ट्रेन और काइनेटिक एनालिसिस है, इसमें हमारा देखा जाता है कि एक फाइनाइट स्ट्रेन एनालिसिस में करते हैं और एक इंक्रीमेंटल स्ट्रेन एनालिसिस करते हैं। तो ये फाइनाइट स्ट्रेन एनालिसिस क्या होता है, जैसे देखिए हमारा एक रॉक पहले इस ऐसे था, और एक हमारा मतलब पास्ट में ऐसे था और ये प्रेजेंट में ऐसे, सॉरी पास्ट में ऐसे था, प्रेजेंट में ऐसे था। तो हमारा ये देखेंगे कि पहले पास्ट में कैसा था और प्रेजेंट में कैसा था, इसके बीच में जो भी हुआ हमें इससे लेना देना नहीं है। तो इस दोनों के बीच में अगर स्टडी हमारा किया जाता है तो डायरेक्ट, तो हमारा इसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट स्ट्रेन एनालिसिस। स्ट्रेन क्या होता है, अब किस तरीके से हमारा रॉक में चेंजेस हो रहे हैं, बस उसके बारे में, पास्ट में कैसा था अभी कैसा है। लेकिन इंक्रीमेंटल स्ट्रेन एनालिसिस में क्या होता है, हमारा रॉक किस तरीके से हमारा चेंज हुआ, इस तरीके हो गया, तो इस दौरान हमारा रॉक जो है किस तरीके से कहाँ से हमारा मूव करके आया, क्या हुआ, हमारा किस तरीके से यहाँ पर चेंजेस हुआ, रॉक में कितना, यहाँ से यहाँ तक में कितना चेंजेस हुआ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितना चेंजेस हुआ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, हर एक स्टेप का यहाँ पर ही देखा जाता है। तो इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल स्ट्रेन एनालिसिस। तो काइनेटिक एनालिसिस में क्या करते हैं, मेनली हम एक्सप्रेसेस हाउ अ रॉक पार्टिकल हैज़ मूव ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, किस तरीके से हमारा रॉक जो है वो हमारा डिफॉर्मेशन हुआ, वो मूव किया, किस तरीके से वो मूव कर करके हमारा डिफॉर्मेशन हुआ, उसके बारे में मेनली मतलब यहाँ पर स्टडी करते हैं काइनेमेटिक एनालिसिस में। फिर हमारा लास्ट है ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट्स। तो ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स में क्या होता है, इसमें हम ज्योमेट्री, जैसे कि क्या होता है ज्योमेट्री, फोल्ड हो गया, फॉल्ट हो गया, जॉइंट हो गए, ऐसे बहुत सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं इसके बारे में मेनली स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या होता है ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट, इसमें हम क्या एनालाइज करते हैं, ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, जिसमें मेनली हमारा शेप, ज्योग्राफिक ओरिएंटेशन, साइज और ज्योमेट्रिक रिलेशन बिटवीन द मेन स्ट्रक्चर एंड रिलेटेड स्मॉलर स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। तो इसका बोलने का मतलब क्या है, देखिए शेप के बारे में तो समझ गए आप कि इस तरीके हमारा शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, इसके बारे में मेनली पढ़ते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारा ऐसे रॉक यहाँ पर डिफॉर्म हुआ था ना, हम पे देखे थे स्ट्रेन और काइनेटिक एनालिसिस में हमारा क्या हो रहा था, रॉक हमारा डिफॉर्म हो गया था, उसका स्ट्रक्चर का डिफॉर्म हो गया था। तो स्ट्रक्चर डिफॉर्म होने के बाद वो कौन से शेप में आएगा, तो उसमें होता है हमारा ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट। आफ्टर डिफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर गॉट अ शेप डेट कैन बी फोल्ड, फॉल्ट, जॉइंट, इस तरीके का स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स। उम्मीद है आप समझ गए होंगे ना। फिर हमारा टेक्टोनिक एस्पेक्ट्स, इसमें मेनली हमारा 3 मेन एस्पेक्ट्स आते हैं, एट द स्केल ऑफ ए बेसिन और ओरिजिनिक बेल्ट विच ऑल्सो इन्वॉल्व्स एडिशनल एलिमेंट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी लाइक सेडिमेंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, पेट्रोलॉजी। इसका बोलने का मतलब है कि जितने भी ऊपर हम 3 एस्पेक्ट्स पढ़े ना, वो तीनों को इंक्लूड कर दो आप। और जितने भी एलिमेंट ऑफ मतलब ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी आप जानते हो, जैसे कि सेडिमेंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, जितने भी जानते हो आप, तो उन सबको भी जोड़ दे। तो ये सब जो होता है मेनली हमारा, इसमें हम टेक्टोनिक एस्पेक्ट्स में इसका पढ़ाई करते हैं। तो हमारे लिए उतना एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए और हमारे लिए खास उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हमारा ये जो है यही तीनों इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है। ओके, सो अभी हम इतना ही रखते हैं। पहला लेक्चर है, ये वाला इंट्रो लेक्चर है हमारा, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, देखिए आप अगर अच्छा रिस्पांस दीजिएगा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उम्मीद है मैं आपको जल्द से जल्द जितना हो सके और अच्छे तरीके से लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर मतलब भूलिएगा मत, ठीक है। और जितने हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ओके, मुझे अच्छा लगेगा। ओके फाइन, सो ठीक है, बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।